हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमारे थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन नाम का एक सब्जेक्ट है। वहाँ पे यूनिट नंबर 5 जो है, 5th 6 या फिर आप 4th से भी बोल सकते हो। यूनिट 4 से लेकर 6 तक जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का डिज़ाइन हमें वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर डिज़ाइन के बारे में बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि टॉपिक ही हमारा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हमें डिजाइन करना है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या क्या होता है, तो देखो स्टेटर होता है जो कि स्टेशनरी पोर्शन होता है। ओके, और इन बिटवीन देयर इज अ रोटर होता है। ओके, जो कि रोटेटिंग पोर्शन होता है। स्टेटर पे स्टेटर वाइंडिंग होती है, रोटर पे रोटर वाइंडिंग होती है। स्टेटर वाइंडिंग को हम 3 फेज बैलेंस सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और वो जो 3 फेज बैलेंस सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उससे यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी कंडक्टर्स को कट करती है। ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटेटिंग रोटर कंडक्टर्स में, और व्हेनेवर द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमने प्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो रोटर के हर एक कंडक्टर को में फोर्स एक्सर्ट होने का वहां पर डेवलप हो जाएगा। ओके, तो फोर्स एक्सर्ट होने के बाद ये जो रोटर है ये स्टार्ट हो जाएगा रोटेटिंग करने के लिए, ये रोटेट होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि हमने सेकंड ईयर में पढ़ लिया। ओके, तो डिजाइन करते वक्त यहाँ पर हमें डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने वक्त यहाँ पर हमें स्टेटर को डिजाइन करना है, बाद में हमें रोटर को डिजाइन करना है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो एयर गैप के बारे में बात करेंगे कि एयर गैप कम होनी चाहिए या एयर गैप ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एयर गैप होती कहाँ पर है, तो एयर गैप होती है इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो देखो स्टेटर और रोटर के बीच में जो है पोर्शन उसे हम एयर गैप बोलेंगे। तो स्टेटर और रोटर के बीच में ज्यादा एयर गैप होनी चाहिए या कम एयर गैप होनी चाहिए, ये डिपेंड्स करेगा इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि लेंथ ऑफ एयर गैप से अफेक्ट होते हैं या फिर इफेक्टेड होते हैं। ओके, सो द लेंथ ऑफ एयर गैप, सो लेंथ ऑफ एयर गैप को हम इंडिकेट करेंगे एलजी से, स्मॉल एल और जी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके एब्रिविएशन जो हो वो याद रखो, क्योंकि डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नंबर ऑफ एब्रिविएशंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एलजी इज स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ एयर गैप, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप सिर्फ और सिर्फ इन बिटवीन स्टेटर और रोटर के बीच में। ओके, तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर्स यहाँ पर हो जाएगा पावर फैक्टर्स। चलो देखते हैं कि पावर फैक्टर्स को लेंथ ऑफ एयर गैप कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि लेंथ ऑफ एयर गैप हमें इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट मुझे ये आपको पूछना है कि व्हाट इज मीन बाय पावर फैक्टर। तो हम बेसिकली कह देंगे कि इट्स अ कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो ये जो थीटा होता है इसे हम कोसाइन एंगल ले लें, तो ये cos थीटा जो होता है वही होता है हमारा पावर फैक्टर्स। ओके, तो पावर फैक्टर अगर बढ़ गया, करंट करंट अगर एंगल थीटा अगर बढ़ा देगा, इंप्रूव हो गया, तो इसे हम इंप्रूव बोलेंगे नहीं। जैसे थीटा बढ़ गया तो cos थीटा की टर्म भी बढ़ जाएगी, यानी कि पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो ये यूनिट पावर फैक्टर से बाहर चला जाएगा। ओके, यानी कि नियरर टू द वोल्टेज जितना करंट रहेगा, जितना ये एंगल थीटा कम रहेगा उतना अच्छा होता है पावर फैक्टर के लिए। उसे हम बोलते हैं सेटिस्फाइड और इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। लेकिन अगर थीटा बढ़ गया तो पुअर पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो थीटा है यही हमें बढ़ाना नहीं है, तो ये आपको समझना होगा इन केस ऑफ पावर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम्स इसकी भी बना देता हूँ। ये यहाँ पर स्टेटर है, ये कंडीशंस, यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट्स हमारा रोटर। ओके, तो देखो स्टेटर के जो कंडक्टर्स है वहां से एक फ्लक्स वहां पर जनरेट होगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर कंडक्टर। वो फ्लक्स क्या होगा, कटिंग एक्शंस करने के लिए रोटर के कंडक्टर्स से कटिंग एक्शंस करने के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, तो देखो ये मैग्नेटिक सर्किट है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आप बोल देंगे कि ये जो करंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अगर करंट को अगर हमें एक डिवाइस से अनदर पॉइंट तक अगर भेजना हो तो क्या करेंगे, तो करंट अगर जंप नहीं कर रहा है, करंट अगर वहां तक नहीं रीच कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे। ओके, फिर भी अगर नहीं रीच हो रहा है तो फिर भी हम क्या कर देंगे, वोल्टेज और इंप्रूव कर देंगे।
ये वोल्टेज हम तब तक इंप्रूव करेंगे जब तक करंट यहाँ जंप ना करे। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स है, तो ये जो वोल्टेज होता है ये ईएमएफ से हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। ओके, तो ये फ्लक्स जो है, अगर ये फ्लक्स यहाँ पर अगर रीच नहीं हो सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एमएमएफ क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यानी कि फ्लक्स ज्यादा लगेंगे अगर लेंथ ऑफ एयर गैप ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा फ्लक्स हमें ज्यादा लगेंगे, बिकॉज द फ्लक्स इज नॉट एबल टू रीच दैट गैप। ओके, वो गैप को ओवरकम करने की इन फ्लक्स में अगर काबिलियत ही नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एमएमएफ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि करंट अगर रीच नहीं हो रहा है तो हम वोल्टेज यानी कि ईएमएफ बढ़ाते हैं। अभी देखो ईएमएफ हम कैसे जनरेट करते हैं, तो हमें सेकंड ईयर में देखा है कि ईएमएफ जनरेट करने के लिए हम जनरेटर यूज करते हैं और जनरेटर के लिए एक्साइटेशन लगता है। तो देखो एक्साइटेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा ताकि वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा ताकि हमारा करंट भी यहाँ पर बढ़ेगा और करंट क्या होगा, जंप कर लेगा लाइक दैट्स। ओके, तो यहाँ पर एमएमएफ जो जनरेट करता है तो वो होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, तो वो होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा एमएमएफ बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने के बाद लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ती है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन यहाँ पावर फैक्टर पे हमें देखना है कि पावर फैक्टर में क्या होता है। तो देखो अगर लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ गया तो एमएमएफ बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ गया तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ गया तो ये एंगल थीटा बढ़ जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट को आप सीधा सीधा थीटा यहाँ पर कंसीडर कर दो, थीटा थीटा फाई नहीं थीटा। ओके, सो थीटा बढ़ गया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि पुअर पावर फैक्टर हो जाएगा, जो कि हमें डिजायरेबल नहीं होता। ओके, तो देखो ये जो फर्स्ट कंडीशन है पावर फैक्टर्स, ओके, सो पावर फैक्टर्स पुअर हो जाएगा अगर लेंथ ऑफ एयर गैप हम बढ़ा देंगे। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ानी नहीं है, लेंथ ऑफ एयर गैप हमें कम करनी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर्स। ओके, सो जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ एयर गैप कम होगी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, उतना ही पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, वहां पर मेंटेन होगा और वहां पर स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ओवरलोड कैपेसिटी। सेकंड पोर्शंस ओवरलोड कैपेसिटी। तो यहां पर ओवरलोड जो कैपेसिटी है उसके मैं कुछ फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 2 फॉर्मूले में लिख देता हूं। लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप यानी कि एलजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सएल। एक्सएल यानी क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेंथ ऑफ एयर गैप हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ओवरलोड जो कैपेसिटी है, ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओके, तो इस 2 फॉर्मूले से हम सेकंड जो पैरामीटर से ओवरलोड कैपेसिटी, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। तो यहां पर आप देख लो, सिंपली अगर हम लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा एक्सेल क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, सो वही एक्सेल अगर यहाँ पर अगर कम हो गया तो एक्सेल क्या करेगा, इफेक्ट ओवरलोड कैपेसिटी पे, तो ओवरलोड कैपेसिटी हमारी बढ़ाएगा, यानी कि हमारी मशीन की जो ओवरलोड कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा सेंटेंस है, इट इज अ डिजायरेबल कि हमारी ओवरलोड कैपेसिटी अगर मशीन की जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी। ओके, तो लेंथ ऑफ एयर गैप हमें ज्यादा से ज्यादा रखना है ताकि हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना कम हो जाए ताकि हमारा ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाए। So increasing the length of air gap is desirable in case of overload capacity, but it is not desirable in case of power factor. लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा दी तो पावर फैक्टर 4 हो जाएगा, लेकिन लेंथ ऑफ एयर गैप आपने बढ़ा दी तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ओके, तो थर्ड पैरामीटर्स आप ये 2 फॉर्मूले से यहाँ पर याद रख सकते हो, यहाँ पर आप 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बना सकते हो, और वही 2 स्टेटमेंट हमें ओवरलोड कैपेसिटी में डिजायरेबल है। ओके, बाद में थर्ड पैरामीटर जो है, थर्ड पैरामीटर से हमारा पल्सेशन लॉस। ओके,
तो इसके भी में ये जो पल्सेशन लॉसेस होते हैं ये टूथ में होते हैं, जो कि हमारे स्टेटर रोटर के टूथ्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये पल्सेशन लॉस होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे कि हमें स्टेटर होता है, तो स्टेटर में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नंबर ऑफ टूथ हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कंडक्टर प्लेस कर देते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर अगर कंडक्टर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन, गैप बढ़ जाएगा, यहाँ पर गैप कम हो जाएगा, फिर से गैप बढ़ जाएगा, ओके। सो गैप इंक्रीज डिक्रीज, तो उसे हम बोल देंगे पल्सेशन लॉसेस, पल्सेशन हो रहा है लाइक दैट, जिग जैग इस तरह से हो रहा है। तो ये पल्सेशन लॉसेस का रिलेशन लेंथ ऑफ एयर गैप से क्या है देखो, तो लेंथ ऑफ एयर गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस होता है, ओके। और टूथ पल्सेशन लॉसेस is also inversely proportional, directly proportional to the reluctance of the air gap बोल सकते हो, reluctance of the air gap। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर लेंथ ऑफ एयर गैप अगर इंक्रीज होता है तो रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप अगर डिक्रीज हो गया तो हमारे टूथ पल्सेशन लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ओके। तो यही तो हमें चाहिए कि लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ गया तो रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप डिक्रीज हो जाएगा, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप अगर डिक्रीज हो गया तो टूथ पल्सेशन लॉसेस भी हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। सो इट इज डिजायरेबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एयर गैप। तो लेंथ ऑफ एयर गैप जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर गैप जितनी ज्यादा होगी उतने टूथ पल्सेशन लॉसेस हमारे क्या होंगे, कम से कम हो गए। यानी कि जो वेरिएशंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द टूथ डिजाइन ऑफ द टूथ ऑफ द स्टेटर और रोटर की भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ये रिलक्टेंस भी क्या होगा, एयर गैप का कम हो जाएगा, ओके। लेकिन आपने अगर लेंथ ऑफ एयर गैप कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, टूथ पल्सेशन लॉसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ओके। तो फिर से रिवाइज कर लेंगे, देखो पावर फैक्टर क्या होगा, लेंथ ऑफ एयर गैप अगर आप बढ़ा देते हो तो पावर फैक्टर को डिजायरेबल नहीं है, पावर फैक्टर पुअर होता है, तो लेंथ ऑफ एयर गैप कम होना चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू पावर फैक्टर आपको मेंटेन करना हो। तो ओवरलोड कैपेसिटी आपको अगर बढ़ानी हो तो लेंथ ऑफ एयर गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा, ओके। पल्सेशन लॉसेस, तो पल्सेशन लॉसेस में देखो लेंथ ऑफ एयर गैप अगर आप बढ़ाओगे तो पल्सेशन लॉसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो बढ़ाना अच्छा है। तो दो पैरामीटर्स है जहां पर लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा है तो ये ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पल्सेशन लॉसेस डिक्रीज होगी। लेकिन इन यहाँ पर अगर देखोगे तो पावर फैक्टर में क्या होगा, लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ा दी तो पावर फैक्टर हमारा पूर्ण हो जाता है, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला आप लिख सकते हो आपके एग्जाम्स में। बाद में जो फोर्थ पैरामीटर्स यहाँ पर आता है, फोर्थ पैरामीटर वो है हमारा अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड, अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल, जिसे हम UMP भी बोलते थे। अब ये अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल क्या होता है, तो देखो जैसे हमारे स्टेटर है और ये रोटर है, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ एयर गैप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लेंथ गैप देखते हो तो 2.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, बाकी सब तरफ 3 सेंटीमीटर अवेलेबल है। तो ये कोई पोर्शन से यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ गैप कम हो रहा है, और बाकी सब जगह पर लेंथ गैप क्या है, यूनिफॉर्म 3 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर लेंथ गैप कम होने की वजह से क्या होगा, पल्सेशन लॉसेस बढ़ जाएगी, लेंथ गैप कम होने की वजह से ओवरलोड कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, ओके। और लेंथ गैप कम होने की वजह से यहाँ पर पावर फैक्टर थोड़ा फार इंप्रूव होगा, और बाकी सब 360 डिग्री में अगर ये पोर्शन अगर छोड़ दो तो बाकी सब डिग्री में क्या होगा, पावर फैक्टर्स डिफरेंट होगा। यानी कि थ्रू आउट द 360 डिग्री हमारे इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे, ओके। तो कहाँ पर इंक्रीज होगा, कहाँ पर डिक्रीज होगा, लाइक दैट, ऐसे इस तरह से हो जाएंगे, ओके। तो इसलिए ये अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल जो है, अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल यानी कि क्या होगा कि जो भी अनबैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है बिटवीन द लेंथ ऑफ एयर गैप,
तो लेंथ ऑफ एयर गैप पे ही ये डिपेंड्स रहेगा। ओके, सो लेंथ ऑफ एयर गैप आपको थ्रू आउट द 360 डिग्री आपको क्या मेंटेन करना है, इक्वली मेंटेन करना है। अगर थोड़ा सा भी, यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ये हो गया। ओके, तो ये मिलीमीटर्स में होता है। अगर 0.5 mm का भी अगर डिफरेंस आ जाए तो भी क्या होगा, रिमेनिंग ऑल पैरामीटर्स उससे अफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल अगर अनडिजायरेबल है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, थ्रू आउट द 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो भी एयर गैप आपने डिजाइन किया है वो एयर गैप वैसा ही होना चाहिए। ओके, उसमें अनइवननेस नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, इसके बाद में आता है कूलिंग। कूलिंग तो वैसे भी आप लिख सकते हो कूलिंग के बारे में। ओके, जितनी ज्यादा एयर गैप होगी उतना ज्यादा एयर फ्रीली सर्कुलेट होगा बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। सो जितनी लेंथ ऑफ गैप इंक्रीज होगी उतना ज्यादा इफिशिएंटली क्या होगा, कूलिंग वहां पर होगा। ओके, सो जितनी लेंथ ऑफ एयर गैप ज्यादा होगी उतनी कूलिंग अच्छी होगी। सो लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग एयर गैप इज डिजायरेबल फॉर द कूलिंग पर्पस। ओके, उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा नॉइस। ओके, सो नॉइस, तो ये जो नॉइस है इसके मैं दो फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं। लेंथ ऑफ एयर गैप is inversely proportional to the variation of reluctance, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द नॉइस। और नॉइस जो होता है, नॉइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस, वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर लेंथ ऑफ एयर गैप मैंने बढ़ा दिया, स्टेटर और रोटर का मैंने मेरी मशीन डिजाइन करने के लिए लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा दिया, तो उसका वेरिएशन इन द रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस कम हो जाएगा, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप कम हो जाएगा। रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप अगर कम हो गया तो नॉइज भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ गया तो रिलक्टेंस कम हो जाएंगे, रिलक्टेंस कम होने की वजह से नॉइज हमारा कम हो जाएगा। तो ये पैरामीटर्स क्या होगा, नॉइस जो कि अनडिजायरेबल है वो हमें कम ही करना होता है, तो ये कम हो जाएगा। ओके, तो डिजाइनिंग पर्पस में ये जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, तो ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अगर लेंथ ऑफ एयर गैप हमने बढ़ा दिया तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। लेकिन लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ा दिया तो ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, सो अच्छी बात है। पल्सेशन लॉसेस कम हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल, यानी ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे पहले हमें देखना होता है डिजाइन के वक्त। ओके, और कूलिंग, तो यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी कूलिंग की होती है, लीस्ट प्रायोरिटी हमारी नॉइस की होती है। तो हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पावर फैक्टर होता है, और उसके बाद में ओवरलोड कैपेसिटी और पल्सेशन लॉसेस। तो ये तीन पैरामीटर्स हमें हमेशा से देखने होते हैं। अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल होता क्या है और उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो तीन पैरामीटर्स है, ये तीन पैरामीटर्स ऑन दिस पर्पस, तो लेंथ ऑफ एयर गैप हमें सिलेक्ट करनी होती है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। ओके, इस पर हो सकता है एक क्वेश्चन आपके एंड एग्जाम पे पूछा जाए। क्वेश्चंस हमेशा से ऐसे पूछे जाते हैं कि वेरियस फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप, या फिर पूछा जाता है राइट डाउन द चॉइस ऑफ लेंथ ऑफ एयर गैप फॉर द 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि आपकी चॉइस बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर की लेंथ ऑफ एयर गैप कैसे रखोगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।